हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और आज की जो हमारी वीडियो है वो है अबाउट द चैप्टर लाइट। तो लाइट क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत लेंदी टॉपिक है। तो इसका मतलब है अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में ठीक होने वाले हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको पूरा का पूरा समझना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लाइट एक एनर्जी है एंड लाइट को हम दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लाइट को इमेजिन कर सकते हैं एज अ रे। रे का क्या मतलब होता है कि लाइट ऐसे करके, ये एक सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है और लाइट ऐसे करके हर डायरेक्शन में जा रही है एज अ फॉर्म ऑफ रे। हम लाइट को ऐसे करके इमेजिन कर सकते हैं कि ये सोर्स है, इसको आप इमेजिन कर सकते हो, कोई भी बल्ब या सन इमेजिन कर सकते हो। तो ऐसे सारी लाइट रेज जा रही है हर डायरेक्शन में। सेकेंडली हम इसको पार्टिकल की फॉर्म में भी इमेजिन कर सकते हैं। लाइट कैन बी इमेजिन्ड एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि जो ये रे है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है ऐसे करके। इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन। फोटोन इज द बेसिक पार्टिकल ऑफ लाइट। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड जो होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रैवल करती है। इसको हम बोलते हैं फोटोन। ये है बेसिक पार्टिकल ऑफ लाइट। या तो लाइट को आप ऐसे रे के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हो या फिर आप पार्टिकल फॉर्म में उसको इमेजिन कर सकते हो। अब हुआ क्या था, जब लाइट का डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे लाइट को रे मानकर ट्रू हो रहे थे और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे लाइट को पार्टिकल मानकर ट्रू हो रहे थे। तो हमने क्या किया, अपने हिसाब से कभी हम लाइट को रे मान लेते हैं और कभी हम लाइट को पार्टिकल मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर हमें पढ़ना है तो हम लाइट को रे इमेजिन करेंगे और किसी किसी चैप्टर के लिए हम लाइट को पार्टिकल इमेजिन करेंगे। जो हमारा चैप्टर 10 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्लास 10th में आपको लाइट को रे इमेजिन करना है, हमें पार्टिकल इमेजिन नहीं करना। बट आपको पता होना चाहिए कि लाइट एक ऐसी चीज है जिसकी ड्यूअल नेचर है, मींस उसकी पार्टिकल नेचर भी है और उसकी वेव नेचर भी है। इसको हम वेव भी बोलते हैं कि लाइट वेव के फॉर्म में जा रही है। तो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। बट इस चैप्टर में हमें पार्टिकल नेचर को इन्वॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ उसका वेव नेचर या फिर हम कहें उसको कि उसका फॉर्म क्या है, रे के फॉर्म में वो ट्रैवल करती है, उसको हमें लेके चलना है। तो इसके बाद अपने मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ चलते हैं। लाइट का रोल क्या है हमारी लाइफ में? लाइट एक ऐसी चीज है जो हमें देखने में मदद करती है। इट अलाउज अस टू सी। और हमारी आंखें और लाइट दोनों मिलके हमें कोई भी चीज देखने में हेल्प करती हैं। और वो कैसे करती हैं तो उसके लिए एक बार यहां पे देख लेते हैं। सपोज आपके घर पे एक चेयर है, आप उस चेयर को देख रहे हो तो बहुत इजी मैं चेयर एक ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पे हम आई एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप इस चेयर को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब आपने क्या किया है, यहां पे आपका कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है, ट्यूब लाइट, बल्ब, कुछ भी। तो आप इस चेयर को देख कैसे पा रहे हो? तो इसको आप इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि इस सोर्स से जो लाइट है वो इस चेयर पे स्ट्राइक कर रही है सबसे पहले, और इस चेयर से सपोज यहां पे स्ट्राइक कर रही है और इस चेयर से ये लाइट स्ट्राइक करके वापस आपकी आंखों में जा रही है। तो इस वजह से आपको कोई भी चीज दिखती है। और अगर आप इस बल्ब को देख रहे हो तो बल्ब में तो कोई स्ट्राइक नहीं हो रहा, बल्ब से डायरेक्ट लाइट आपकी आंखों में जा रही है। इस वजह से आप उस चीज को देख सकते हो। तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है जिनकी खुद की लाइट होती है तो उससे तो लाइट सीधा आपकी आंखों में आ रही है, और जिस चीज की अपनी लाइट नहीं होती तो उस चीज पे लाइट स्ट्राइक करके आ रही है। तो इस स्ट्राइकिंग को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन हमें हेल्प कर रहा है देखने में, और ये रिफ्लेक्शन हमारा हर ऑब्जेक्ट में होता है। किसी ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा होता है और किसी ऑब्जेक्ट में बहुत कम होता है। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मिरर। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी की वजह से आप कोई भी चीज है उसको आप देख सकते हो, और इसी वजह से आप मुझे भी देख पा रहे हो इस वीडियो में। तो चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि जब लाइट एक
सरफेस से स्ट्राइक करके वापस चली जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। बट वो ऐसे ही नहीं जाती है, उसके कुछ लॉज होते हैं जो लाइट फॉलो करती है। तो हम लॉज की बात करते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर मैं बताऊंगा कि लॉज हैं क्या। हम इमेजिन कर रहे हैं एक मिरर को आप ऐसे ड्रॉ करोगे कि एक लाइन और उसके नीचे कुछ लाइंस, तो ये हमारा मिरर को रिप्रेजेंट करता है और इस चैप्टर में हम बहुत जगह इसको यूज करेंगे। तो हम मिरर यूज करते हैं रिफ्लेक्शन समझने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिरर सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब एक लाइट हमारे पास ऐसे करके आ रही है लाइक दिस। यहां पे वो स्ट्राइक करी, तो सबसे पहले तो हम इस लाइट को जो आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ये लाइट रे जो आ रही है अब मिरर पे टकराई तो ये स्ट्राइकिंग पॉइंट है हमारा और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इस रे को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब जहां पे वो स्ट्राइक करी वहां और मिरर से हम एक 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे लाइक दिस। आप देख पा रहे हो कि ये 90 डिग्री है। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, और ये टर्म्स हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूं। ये हो गया नॉर्मल, एक 90 डिग्री लाइन टू द मिरर और टू द सरफेस। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब जो लॉज हैं, कौन से लॉज जो हमारी रेज है वो फॉलो करती है, तो फर्स्ट जो हमारा लॉ है वो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि ये वाला एंगल है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा फर्स्ट लॉ जो निकल के आता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस जो रे आ रही है वो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, सपोज 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और जो रे जा रही है वो भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, तो वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्रीज है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा 45 डिग्रीज। मींस जिस एंगल पे वो आ रही है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगी। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देख लेते हैं कि इस लॉ को हम लिखेंगे कैसे। और दूसरा जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट करके वो आपकी तरफ आ जाएगी कैमरे की तरफ, तो ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या कि जो इंसिडेंट रे और द रिफ्लेक्टेड रे होगी वो दोनों एक ही प्लेन में रहेगी। प्लेन का क्या मतलब है, एक ही 2D सरफेस में रहेगी। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे यहां है और रिफ्लेक्टेड रे 3D में ऐसे बाहर निकल गई बोर्ड से। ये जो बोर्ड है ये एक 2D सरफेस है, एक प्लेन है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी होगा वो इसी 2D प्लेन में होगा। एंगल्स भी इसी 2D प्लेन में होंगे, नॉर्मल भी, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी। ऐसे नहीं है कि ये 3D हो जाएगा। तो ये है हमारा सेकंड लॉ। तो देख लेते हैं दोनों लॉज को हम लिखते कैसे हैं, क्योंकि ये जो लॉज का क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं इन दोनों लॉज को लिखते कैसे। तो ये आ गया हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। The angle of incidence is equal to the angle of reflection। कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। एंगल I is equal to angle R। अभी मैंने आपको समझाया था, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं कि ये दो रेज हैं और ये नॉर्मल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला will be equal to this angle। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। The second law is the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane। ये मैं समझा चुका हूं कि जो दोनों रेज हैं और नॉर्मल वो सेम प्लेन में ही लाई करेंगी। वो 3D स्ट्रक्चर नहीं है, वो 2D में ही लाई करेंगी। तो ये दोनों लॉज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है और ऐसा नहीं हो सकता कि मिरर्स की बात ना हो। प्लेन मिरर की हम सबसे पहले बात करेंगे। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें सुबह उठ के आप अपनी शक्ल देखते हो, तो उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे हम एक मिरर को ड्रॉ कर सकते हैं और सपोज ये मिरर पूरा का पूरा मतलब ग्राउंड से लेकर ऊपर तक है, तो आप यहां पे खड़े हो। आपको क्या लगेगा कि जितना भी आपकी हाइट है
वो उतनी की उतनी ही दिखेगी आपके मिरर में। तो स्पेशल मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें क्या होता है कि आप अगर लंबे हो तो किसी मिरर में आप छोटे दिखते हो, आप सबने वो वाले मिरर्स भी देखे होंगे, बट पहले हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर में जितनी आपकी हाइट है उतनी ही आपको दिखाई देगी। एक और चीज इसमें होती है, आपने देखा होगा, आप मिरर के सामने जाके देख लेना अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर में आपको ऐसा लगेगा कि आपका लेफ्ट हैंड उठा है, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में लगेगा कि आपका राइट हैंड उठा है। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मींस कि जो आपका जो साइड है वो आपको दूसरी साइड पे दिखाई देता है। इसका मैं एक एग्जांपल यहां पे आपको भी दिखा देता हूं कि आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो ऐसे लिखा होता है कि आप जब उसको पढ़ते हो तो आपको नहीं समझ आता, मतलब आपको लगता है ये कैसे लिखा हुआ है एम्बुलेंस, बट जब आप उसको अपने कार के मिरर में देखते हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो उसका ये रीजन है क्योंकि एम्बुलेंस, अगर कोई कार में बैठा हुआ है और उसके पीछे एम्बुलेंस है तो उसको दिखना चाहिए एम्बुलेंस की प्रॉपरली वो लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो यहाँ पे एक इमेज है, आप उसमें देख सकते हो कि कैसे एम्बुलेंस लिखा होता है और मिरर में देखने पे वो कैसे हो जाता है। अब सेकंड चीज जो प्लेन मिरर करता है, उसका सेम इमेज एज ऑब्जेक्ट। सो ये सब जो मैं लिख रहा हूं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर है। सो सेम इमेज, ओके, सो सेम इमेज दिखती है हमें जैसा कि ऑब्जेक्ट है, उसका सेम हाइट और सेम उसकी इमेज हमें प्रोजेक्ट होती है। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मींस कि जो उसकी इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है। यहां पे आप देख रहे हो मिरर के पीछे बन रही है। इसको हम, अगर आप भी आपको नहीं भी समझ आ रहा है, इसको हम बहुत डिटेल में अच्छे से आगे चैप्टर के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। दो टाइप की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो अभी के लिए जो भी इमेज मिरर के पीछे बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो हमें लग रही है कि है बट असल में वो है नहीं। और रियल तो आपको पता ही है कि जो रियल में वो चीज है, जो असली में वो चीज है, उसको हम रियल बोलते हैं। सो वर्चुअल इमेज मींस कि इमेज हमें दिख रही है बट वो असल में वहां पर है नहीं, हमें मिरर के पीछे इमेज बन रही है। तो ये तीन कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेटरल इन्वर्जन, सेम इमेज एज द ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। तो ये प्लेन मिरर के बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कुछ मिरर्स के बारे में। सो प्लेन मिरर के बाद हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। सो स्फेरिकल मिरर्स डिफरेंट काइंड ऑफ मिरर्स होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप साइंस म्यूजियम गए हो या किसी मेले में भी, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे मिरर्स होते हैं जिसमें आप बहुत लंबे दिखते हो या बहुत छोटे दिखते हो या कुछ अजीब से दिखते हो, तो उनको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि हमें कौन से स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करनी है इस चैप्टर में। तो दो टाइप्स के मिरर होते हैं। सो उसके लिए, समझने के लिए आप भी ये कर सकते हो। तो मैं लेकर आया हूं एक स्पून, तो स्पून से आप दोनों टाइप के मिरर को समझ सकते हो। तो जो ये वाला पार्ट है जिसमें हम खाना खाते हैं, ठीक है, इनवर्ड्स पार्ट, सो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। सो ये कुछ ऐसा होता है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा है, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो कुछ ऐसा है, मतलब यहां से रे ऑफ लाइट जा सकती है और टकरा के वो कहीं पे जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और याद करने के लिए केव वर्ड लास्ट में है, मींस कि ये एक केव है, एक गुफा है। तो इसको हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अगर मैं स्पून की बात करूं तो स्पून का ये वाला जो साइड है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अगर आपके पास मिरर्स नहीं है तो आप स्पून से उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड है वो हम मिरर, इसको स्पून को फ्लिप कर सकते हैं, और ये वाली जो साइड है, जो बल्ज साइड है, जो बाहर की तरफ निकली हुई है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसे करके ड्रॉ होगा। इसका रिफ्लेक्टिंग साइड मतलब ये इधर है, मतलब कि रे यहां से टकरा के और ऐसे कहीं पे जा सकती है, यहां से टकरा के कहीं ऐसे जा सकती है। तो अभी आपको रेस के बारे में नहीं सोचना है, अभी मैं बस आपको मिरर समझा रहा हूं। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो याद करने के लिए आप कॉनकेव, अगर आपको याद है तो कॉन्वेक्स आप समझ सकते हो। कॉनकेव मतलब जो अंदर की साइड है, कॉन्वेक्स मतलब जो
बाहर की साइड है, और उसके लिए आप एक घर पे स्पून लेके इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये दोनों टाइप के जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं, इन दोनों को हमें इस चैप्टर में अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होती है, क्या ऑब्जेक्ट का साइज होता है, कि अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो वो कैसा दिखेगा, छोटा है तो वो कैसा दिखेगा। जैसे हमने प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी, वैसे ही हमें इन दोनों मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है। और हमें ये रटना नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको अगर हम समझ गए तो हम दोनों जो मिरर्स हैं उनको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप बस वो कॉन्सेप्ट लगाओगे और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने होंगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब देख लेते हैं कुछ टर्म्स स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। सबसे पहले हम अपने दोनों मिरर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये अंदर की साइड है, कॉनकेव मिरर। और यहां पे हम बना लेते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर। ये वाला हमारा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको दोनों मिरर जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अब हमें जो पॉइंट पढ़ना है, पहला पॉइंट है हमारा ये वाला। तो जो पूरा मिरर है उसका सेंटर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पोल। मैं P लिख रहा हूं यहां पे, और यहां पे भी मैं लिख देता हूं P। फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा है वो है पोल। आप डेफिनेशंस की टेंशन मत लो, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। बट जो सेंटर पॉइंट है इस पूरे मिरर का या इस पूरे मिरर का, उसको हम बोलते हैं पोल। जो सेकंड थिंग है हमें पढ़ना है, वो पॉइंट नहीं है, वो है एक लाइन। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक लाइन जो पोल में से पास हो, लाइक दिस। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं PA, प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो इसमें भी एक लाइन होगी, इसमें भी लिख देता हूं मैं PA। तो आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूज, बट इट शुड बी पासिंग थ्रू द पोल। पोल में से पास होनी चाहिए। तो ये था हमारा सेकेंड थिंग। अब आप अगर इस मिरर को ध्यान से देखो तो ये मिरर ऐसा लगता है कि किसी पूरे स्फीयर का या किसी एक बड़ी सी बॉल का एक पार्ट है। तो अगर हम इस बॉल को कंप्लीट करना चाहें लाइक दिस, अब मैं इस बॉल को कंप्लीट कर रहा हूं लाइक दिस, और सिमिलरली हम इस बॉल को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाला मिरर भी ऐसा लगता है कि ये एक बॉल या एक स्फीयर का पार्ट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। एंड जो मैंने ड्रॉ किया है वो पूरा कंप्लीट स्फीयर नहीं है, बट आपको समझाने के लिए कि ऐसा लगता है कि किसी बॉल या एक स्फीयर का पार्ट है। अब अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो इस जो भी पूरा स्फीयर है इसका कोई सेंटर होगा। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि पूरा का पूरा जो सर्कल है या पूरा का पूरा जो कर्व है उसका सेंटर क्या है। तो इसका सेंटर सपोज ये है और इसका सेंटर भी यहां पे होगा। अब आप देख पा रहे हो कि इसका जो सेंटर है कॉनकेव का वो हमारा लेफ्ट साइड है, बट कॉन्वेक्स का जो सेंटर है वो राइट साइड है, क्योंकि ये मिरर ऐसा है कि स्फीयर ऐसे कंप्लीट होगा और इसका जो पॉइंट है वो उस साइड पे आएगा। तो ये हमारा पॉइंट होगा, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं C से। तो हमने दो पॉइंट्स पढ़ लिए और एक लाइन पढ़ ली। अब जो ये सेंटर से लेकर इस पोल तक, अगर ये पूरा का पूरा स्फीयर है या एक पूरा का पूरा सर्कल है, तो अगर ये सेंटर है तो ये जो यहां से लेकर यहां तक होगा वो होगा हमारा रेडियस। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा हमारा रेडियस, क्योंकि ये सेंटर है और ये इसका एज है, तो ये क्या होगा हमारा रेडियस। तो अगर आप कहीं से भी बनाओ तो आपका रेडियस बन जाएगा। आपको मैं बता देता हूं एक बार, वैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो जो भी हम ये वाली लाइंस खींचते हैं फ्रॉम दी सेंटर, ये सारी की सारी क्या होती हैं, रेडियस होती है, और ये सारी की सारी इक्वल भी होती हैं। यही प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। तो ये हो गया हमारा रेडियस। सिमिलरली इसमें भी यहां से लेकर यहां तक अगर हम ऐसे करके बनाएं तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा रेडियस। अब फोर्थ हमने पढ़ लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वो उसका सेंटर था कर्व का और ये इसका रेडियस है। तो ये चार पॉइंट्स हमें हमेशा यूज करने हैं, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता होना चाहिए, बट इसको हम अपने डायग्राम्स में यूज नहीं करेंगे।
तो ये 4 पॉइंट्स आपको एक तो समझने हैं, और अगर आप इनको समझ गए हो तो आप डेफिनेशंस खुद भी बना सकते हो, और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी। तो जो मैंने आपको पॉइंट समझाए उनकी ये डेफिनेशन है। तो मैं आपको समझा देता हूं। पोल एक ऐसा पॉइंट है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अभी हम यहां पे एक बार बना भी लेते हैं दोबारा से। तो अगर ये हमारे पास कोई मिरर है, सपोज मैंने कॉनकेव बना दिया है, तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसका सेंटर, जो भी रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसका सेंटर, इसको हम बोलते हैं पोल। सो ये था हमारा पोल का डेफिनेशन कि सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है मिरर का, उसका सेंटर। तो आपको यहां कॉनकेव कॉन्वेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे स्फेरिकल मिरर, क्योंकि आप दोनों की बात कर रहे हो। पोल हमारा कॉनकेव में भी होता है और कॉन्वेक्स में भी होता है। दूसरा जो हमारा डेफिनेशन है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ। ये है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट, मतलब जो रिफ्लेक्ट कर रहा है पार्ट, उसका सेंटर है ये। और ये किसका सेंटर है? पूरे के पूरे स्फीयर का। अगर मैं यहां पे दोबारा एक कॉनकेव मिरर बनाऊं और उसके पार्ट को मैं कंप्लीट करूं, तो जो इस स्फीयर का सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इन दोनों में फर्क है। पोल मिरर का सेंटर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिसमें से ये मिरर निकला है। अब सिमिलरली रेडियस, तो अगर इससे एक लाइन हम खींच दें तो इसको हम बोलते हैं रेडियस, मतलब सेंटर से मिरर तक एक लाइन, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the spherical mirror is a part of। center of curvature और radius of curvature की डेफिनेशन सेम है, बस इसमें the center of the sphere और इसमें the radius of the sphere, बाकी पूरा सेम है। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन, the line passing through the center of curvature and the pole, एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। फिर आपको इन पांचों टर्म्स को याद रखना है, इनको समझना है और इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से देख लेना है एक बार, क्योंकि डेफिनेशंस ये वाली बहुत बार रिपीट होती हैं बोर्ड एग्जाम्स में। आप पिछले साल के पेपर्स भी उठा के देख सकते हो। ये पांचों टर्म्स में से कोई ना कोई एक टर्म की डेफिनेशन तो पक्का ही आती है। तो चलिए अब अपने फिफ्थ टर्म पे चलते हैं। सो फिफ्थ जो हमारा टर्म है उसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें अपने कॉनकेव मिरर की, सो कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया यहां पे। ये पॉइंट हमारा हो गया पोल, ये पॉइंट हमारा हो गया सेंटर। सो इसकी एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस पे रे ऐसे करके आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो रिफ्लेक्ट करके वो एक पॉइंट से पास करेगी जिसको हम बोलते हैं फोकस। अगर ये रेज पैरेलली आ रही हैं ऐसे करके, तो ये सारी की सारी कहां से जाएंगी? अगर नीचे से भी बात करें तो ये सारी की सारी हमारी जाएंगी फोकस से। तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये रेज जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, किस लाइन के? इस प्रिंसिपल एक्सिस के। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये चारों रेज जो हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। तो सारी की सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से पास करेगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो क्योंकि सारी रेज इस पे फोकस हो रही है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर, ये कॉनकेव की बात कर रहा हूं अभी मैं। सो कन्वर्जेंट मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी की सारी पैरेलल रेज ये कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे। सो आप अगर इस मिरर को यूज करो और आप अगर सन रेज आ रही है और इस मिरर को आप यूज करो और एक पेपर लो, तो आप क्या कर सकते हो? उस पेपर को बर्न कर सकते हो इस मिरर की हेल्प से। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। और अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो उसमें भी एक फोकस पॉइंट होता है। तो एक बार कॉन्वेक्स मिरर को भी देख लेते हैं, फिर देखेंगे हमारे फोकस की डेफिनेशन। तो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर में एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये जो लाइन हो गई वो हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पॉइंट हो गया वो हो गया मेरा पोल। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो राइट साइड पे होता है, इस साइड पे, क्योंकि मैं जब सर्कल ड्रॉ करूंगा तो उसका सेंटर यहां पर आएगा। अब अगर रेज यहां से आ रही हैं और वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के,
तो ये रेज डाइवर्ज कर देता है, ये रेज डाइवर्ज कर देता है, तो ये रेज को फैला देता है। कैसे फैलाता है? ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जाएगी और ये यहां से रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जाएगी। तो अगर हम इन दोनों रेज को पीछे की तरफ ट्रेस करें, पीछे की तरफ ट्रेस करें, असल में ये रेज यहां नहीं गई हैं, असल में ये रिफ्लेक्ट करके चली गई हैं। तो ये पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो ये वाला पॉइंट मेरा फोकस हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट जहां से ऐसा लग रहा है कि रेज निकल रही हैं बट वो निकल नहीं रही हैं, वो डाइवर्ज हो रही हैं, तो इस मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट मिरर, क्योंकि ये रेज को फैला देता है। अगर आप वही सेम एक्सपेरिमेंट करो, सन लो, कॉन्वेक्स मिरर लो, तो आप पेपर को बर्न नहीं कर पाओगे क्योंकि वो रेज को फैला देता है। सो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर। सो डाइवर्जेंट मिरर ये रेज को फैला देता है और कॉनकेव मिरर रेज को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, उसको इकट्ठा कर देता है। तो अब देखते हैं फोकस की डेफिनेशन, क्योंकि जो भी सारी टर्म्स है उसमें से फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई एक डेफिनेशन याद करनी हो तो प्लीज फोकस की याद कर लेना। तो मैं फोकस की डेफिनेशन आपको बताता हूं कि होती क्या है। सो ये रही इसकी डेफिनेशन, द पॉइंट एट विच ऑल रेज मीट और अपीयर टू मीट, या तो वो मिले या फिर हमें ऐसा लगे कि वो मिल रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो अगर हम कॉनकेव की बात करें, दोबारा से मैं एक बार समझा देता हूं, कॉनकेव की बात करें तो एक ऐसा पॉइंट जहां हमें लगे कि सारी की सारी रेज मिल रही हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि ऐसा लग रहा है कि सारी रेज हमें मिल रही हैं। और अगर हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या है? हमें लग रहा है कि वो मिल रही हैं बट वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट करके जा रही है, बट हमें लग रहा है कि वो मीट हो रही हैं। तो मीट या अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, सो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इसी से हमारा चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर हम इस मिरर की सेंटर की बात करें तो वो कहीं पे यहां होगा और इसकी बात करें तो वो यहां होगा। सो इससे हमारा फॉर्मूला निकल के आता है कि R इज इक्वल टू 2F। ये कैसे निकल के आया हमारा? सो R है ये पूरी की पूरी लेंथ, ये पूरी की पूरी लेंथ यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, ये पूरा का पूरा R है। मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमारा, यहां से लेकर यहां तक। तो फोकस इसका हाफ होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो फोकस 5 पे होगा, अगर ये 12 है तो फोकस 6 सेंटीमीटर पे होगा। सिमिलरली यहां पे भी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, अगर ये 10 है तो यहां से लेकर यहां तक की फोकस की लेंथ होगी 5, और अगर ये 12 है तो ये होगी 6। तो फोकस इसका हाफ होता है, रेडियस का हाफ होता है। तो इसी से हमारा फॉर्मूला निकल के आया R इज इक्वल टू 2F, वेयर R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और F आपको पता है, अभी मैंने बताया, फोकस। तो ये हमारे चैप्टर का फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला। तो R इज इक्वल टू 2F। और इसी के साथ हम अपनी इस पार्ट को खत्म करते हैं। तो अभी हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। तो हमने आज बात करी अबाउट द कॉनकेव मिरर, द कॉन्वेक्स मिरर, द प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में, और साथ ही साथ हमने देखा कि फोकस क्या होता है और अगर कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो तो उसमें फोकस फर्क कैसे होता है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, और मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे भी वीडियोस बना रखी हैं। तो अगर आप 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप वो वाली वीडियोस जाके जरूर देखो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।